क्या हुआ? कनेक्ट नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग। शांत, हैव यू कम? ओके, तो कनेक्ट हो रहे हैं अभी। तो कल हम लोगों ने वोल्केनो डिस्कस किया था, और वोल्केनो में बहुत सारी चीजें, उसके अपने कॉज, इन सबको डिस्कस किया। फिर वोल्केनिक स्ट्रक्चर में क्रेटर, काल्डेरा, इन सबको देखा, टाइप्स ऑफ मैग्मा देखा। इसके बाद जो सॉलिड मैटर है, जो वोल्केनो से बाहर आता है, उसके लिए हम लोगों ने कहा था पायरोक्लास्टिक मैटर। इस टर्म का यूज किया था, पायरोक्लास्टिक मैटर का टर्म का प्रयोग किया था। तो हम लोग एक चीज यहाँ वोल्केनो पर डिस्कस कर लें। पायरोक्लास्टिक मैटर, कल हम लोग बस यहीं पर अपनी बात को रोके थे। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जो पायरोक्लास्टिक मैटर है, इट मीन्स क्या हो गया? ये दो वर्ड से बना है। एक तो पायरो है, दूसरा क्लास्टिक है। क्लास्टिक मीन्स क्या होता है? क्लास्टिक मीन्स सॉलिड, पायरो मीन्स हॉट और द बॉम्ब। तो पायरोक्लास्टिक मीन्स द सॉलिड मैटर विच केम थ्रू द वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी उद्गार के साथ आया, वही पायरोक्लास्टिक मैटर है। द सॉलिड मैटर केम थ्रू वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो ठोस पदार्थ सतह पर आया, उसी को हम लोग पायरोक्लास्टिक मैटर कहते हैं। तो पायरोक्लास्टिक मैटर क्या क्या इंक्लूड करता है? तो पायरोक्लास्टिक मैटर में इंक्लूड्स द, अब जैसे बड़े चट्टानी टुकड़े हैं, लार्ज रॉक फ्रेगमेंट्स, उससे थोड़े छोटे हो जाएं, थोड़े स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट्स लाइक द शेप ऑफ द पी ग्रेन्स, मटर के दाने जैसे हो जाएं और महीन हो जाएं, वेरी स्मॉल। अब ये सरसों के दाने जैसे हो जाएंगे और महीन हो जाएं, वेरी फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाएं। इनके लिए बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। क्या क्या नाम है? अगर बड़े हैं शेप में तो इन्हें क्या बोलेंगे? वोल्केनिक बम। वोल्केनो से निकल करके ये वहीं आसपास बम की तरह गिरते हैं। अगर मटर जैसे शेप में है, दे आर कॉल्ड वोल्केनिक लेपिली। और अगर सरसों जैसे हैं, दे आर कॉल्ड ब्रेसिया। और बिल्कुल धूल जैसे हो गए, दे आर कॉल्ड टेफ्रा। ये क्या है? बड़े चट्टानी टुकड़े। अगर बड़े चट्टानी टुकड़े हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वोल्केनिक बम। अगर छोटे चट्टानी टुकड़े हैं, कैसे? मटर के दाने जैसे, इक्विवेलेंट टू द पी ग्रेन्स, जैसे मटर का बीज होता है वैसे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लेपिली। और छोटे हो जाएं, कैसे? जैसे सरसों के दाने होते हैं। अगर सरसों के दाने जैसे हैं तो दे आर कॉल्ड ब्रेसिया। और धूल जैसे हो गए, बिल्कुल धूल जैसा है, बहुत महीन हो गए, पाउडर जैसा, देन इट इज कॉल्ड टेफ्रा। ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये किनसे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, लैंडस्लाइड से, स्नोस्लाइड से। तो एक अच्छा क्वेश्चन प्रीलिम्स में कभी भी यहां पर बन सकता है। हम लोग उसको थोड़ा फ्रेम कर लें। देखिए, बॉम्ब्स, लेपिली, ब्रेसिया एंड टेफ्रा आर rock fragments and particles of variable size associated with, so bomb, lapilli, breccia and tephra are rock fragments and particles of variable size associated with, options are volcanoes, earthquakes, landslide
एंड स्नो स्लाइड्स। अब आप लोग किसे टिक करेंगे? हाँ, अभी हम बता रहे हैं, आपको रिपीट करते हैं कि जब वोल्केनो फूटता है तो उसके पाइप से गैस, लिक्विड, सॉलिड सभी तरीके के मैटर बाहर आते हैं। सॉलिड मैटर अलग अलग शेप के हो सकते हैं। सिंपल आंसर इसका हम बता दें के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए आंसर हो गया, क्योंकि इसके ठीक पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब कोई वोल्केनो फूटता है तो उससे जो ठोस पदार्थ बाहर आते हैं उन सॉलिड मैटर को हम लोग पायरोक्लास्टिक मैटर कहते हैं, राइट। और ये मैटर आकार में बड़े हो सकते हैं, बड़े चट्टानी टुकड़े जैसे हो सकते हैं, लार्ज रॉक फ्रेगमेंट्स, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? वोल्केनिक बम। थोड़े छोटे हो गए, मटर के दाने जैसे हो गए, तो इन्हें हम बोलेंगे लैपली। और छोटे हो गए, एकदम सरसों के दाने जैसे हो गए, तो इन्हें हम बोलेंगे ग्रेसिया। और बिल्कुल महीन पाउडर धूल जैसे हो गए तो इसे बोलेंगे टेफ्रा। समझ में आ गया सिंपली? सिमी, you got the idea? These are the various names of the rock fragments which came out through the volcanic eruptions. All these collectively known as the pyroclastic matter, और इन सबको हम एक साथ पायरोक्लास्टिक मैटर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सबको डिस्कस किया और पढ़ा। कल हम लोगों ने कितने तरह के लावा पढ़े थे बताइए? तो वी हैव डिस्कस्ड द 3 टाइप्स ऑफ द लावा, यानी वो मोल्टेन मैटर जो किसी वोल्केनो से बाहर आ सकता है। 3 तरह के लावा हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हाँ, प्यूमाइस बिल्कुल सही है। तो प्यूमाइस कब होता है? जब कोई लावा पानी में गिर जाए। इसमें गिरे पानी में, तो पानी में जब गिरेगा तो पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा और बहुत सारी गैसेस जनरेट होंगी। चलिए प्यूमाइस आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई एक वोल्केनो है, यहां पर ये फूटा, और वोल्केनो फूटने से आसपास जो यहां हमने मान लिया चलो कोई सी वगैरह है, कोई वोल्केनिक आइलैंड था, उस पर ये वोल्केनो फूटा, यहां से निकला मैग्मा। ठीक है, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है और ये बहता हुआ मैग्मा यहां पहुंच गया। मैग्मा कहां पहुंचा? वाटर में। अगर मैग्मा पानी में गिर जाए तो तय है कि जैसे जलता हुआ कोयला हम लोग पानी में डाल दें तो बहुत सारा क्या निकलेगा? गैस निकलेगी। एमसीक्यू भी का जो समय होगा उस पर हम बात करेंगे कब आप लोगों का करवाया जाता है। तो बहुत सारी गैस निकलेगी और गैस निकलने से क्या होगा? तो ये जो मैग्मा बहकर आया अब ये थोड़ा पोरस हो जाएगा। द पोरस इग्नियस रॉक, छिद्रयुक्त आग्नेय चट्टान, दिस इज कॉल्ड, क्या नाम दिया आप लोगों ने? बहुत आसानी से पूछा, प्यूमाइस। इसी को हम लोग प्यूमाइस कहते हैं। हिंदी में हम लोग आम बोलचाल भाषा में प्यूमाइस को धावा पत्थर कहते हैं। इसे टेल्कम स्टोन भी कहा जाता है। इससे जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर भी निकाले जाते हैं। समझ में आया? क्या बताया हमने? धामा पत्थर एक मिनरल भी है। तो प्यूमाइस किस किस का मिनरल है? पाउडर बनाना है, इसे पीस लीजिए, इससे टेल्कम पाउडर भी बनता है, और इससे एक सेमीकंडक्टर जिसे हम जर्मेनियम कहते हैं वो भी प्राप्त किया जाता है। राइट, साइंस वाले लोगों को ये काफी याद हो गया होगा, कनेक्ट हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के एरिया लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस जो पॉइंट्स पर हम लिखा रहे हैं आप उनको अच्छे से करिए। कहां कौन सा क्वेश्चन अगर कोई ज्यादा टिपिकल है तो हम आपको यहाँ क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, बता देते हैं। जैसे ही हमें समय लगेगा हम आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे बात करके। ठीक है, हो सकता है कि अगले सैटरडे तक हम लोग को एक दिन रख लेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक काफी कुछ पढ़ भी लीजिए तो और अच्छा लगेगा कराने में। तो हम लोगों ने पोरस इग्नियस रॉक्स देख लिए, धामा पत्थर हो गया। तो वोल्केनो के बारे में जो हमने आपसे पूछा था कि कल हमने आपको कितने तरह के लावा बताए थे, इसको बताइए। हाँ, सुशांत ने जवाब दिया था 3 टाइप्स ऑफ लावा, 3 तरीके के लावा हमने बताए थे। क्या क्या नाम है उनके? व्हाट आर द नेम ऑफ दिस लावा? तो वोल्केनो से हमें 3 तरह के लावा मिलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लावा। लावा क्या होता है? मोल्टेन मैटर बताया था, पिघला हुआ पदार्थ। तो पिघला हुआ पदार्थ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। सरफेस पे अंदर है तो मैग्मा है। 3 इसके हमने आपको टाइप बताए थे, कल का रिकॉल है, ये फ्री में पूछ लेंगे। पहला बताया था इसमें सिलिका बहुत ज्यादा हो, कैल्सिक, अब सिलिका थोड़ी कम हो जाए, मैफिक सिलिका और कम हो जाए, अल्ट्रामैफिक हो गया। तो फेल्सिक में सिलिका कितना होता है? फेल्सिक में सिलिका जो कंटेंट होता है मोर देन 70%, मैफिक में 40 to 60% क्या सिलिका, तो यहां लेस देन 40%। याद हो गया? कल हमने आपको ये चीजें फटाफट नोट करा दी थी। ये सिलिका हो गया। अब हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल में कौन कौन? मैग्नीशियम और कौन सा? आयरन। ये मेटल्स हैं। तो जब सिलिका 70% हो गई तो मेटल्स लेस देन 30% होंगे। अब अगर यहां सिलिका 40 है तो मेटल 60 हो गए होंगे, और अगर ये है तो
इसका भी परसेंटेज कितना हो गया 40 to 60, समझ गए होंगे। यानी यहां मेटल और नॉन मेटल बराबर हो सकते हैं। तो सिलिका किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिलिका रिप्रेजेंट्स टू नॉन मेटल, अधात्विक को। अब यहां कितना बचेगा? तो अल्ट्रामैफिक अब कितना होगा यहां पर आप समझ गए होंगे, मोर देन 40% क्या मेटल्स। तो मेटल्स आर मोर देन 40%, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रामैफिक, दिस वन इज कॉल्ड मैफिक, दिस वन इज कॉल्ड फेल्सिक। We have three types of the lava और magma on the basis of their chemical constituent। उनमें कौन कौन अवयव हैं? तो on the basis of the chemical constituents। तो रासायनिक अवयवों के आधार पर हमें ये तीन प्रकार के मिलते हैं। इसमें ये कैसा है? तो इसमें नॉन मेटल ज्यादा है, तो नॉन मेटल ज्यादा होने की बदौलत अब हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज एसिडिक, ये अम्लीय है। बेसिक, इट इज मोर बेसिक। तो पीएच के आधार पे वस्तुतः हमें दो ही तरह के मिले, कौन कौन? एसिडिक और कौन से? बेसिक। बेसिक और मोर बेसिक एक ही में रहे। हाँ, अगर कोई मैग्मा पानी में गिरा और उसमें गैसियस कंटेंट ज्यादा है, नॉन मेटेलिक कंटेंट ज्यादा है, तो वो गैस के रूप में उड़कर ऊपर आएगा और वो प्यूमाइस में बदल जाएगा। तो प्यूमाइस कब बनता है? जब उसके अंदर पानी में पड़ते ही गैसें ज्यादा रिलीज। किसना समझ में आ गया? अब मान लो वो बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत हैवी मेटल्स है, तो वो पानी में गिरने पर भी पता लगा प्यूमाइस में नहीं बदले। तो कैसा होना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पीछे जाएं तो एक बात और समझ सकते हैं। ये कैसा मैग्मा था? लाइट मैग्मा था। लाइट मैग्मा, लाइट मैग्मा का मतलब हो गया जिसमें मेटल कम और नॉन मेटल कंटेंट ज्यादा होता है। लेस मेटल और नॉन मेटेलिक कंटेंट, ये है। अगर नॉन मेटेलिक कंटेंट ज्यादा है तो फिर गैसें ज्यादा निकलेंगी और वो कैसा हो जाएगा? पोरस हो जाएगा सॉलिड होने पर। दिस इज द पोरस इग्नियस रॉक। और कोई डाउट? क्लियर? तो हम लोगों ने अब यहां वोल्केनो से रिलेटेड लगभग बहुत सारी वोकैब सीख ली और जान ली। हम लोग बात कर रहे थे इन सब पर। तो इसके आगे जाएं तो फेल्सिक रॉक, अगर ये मैग्मा ठंडा हो जाए तो इससे कौन सी रॉक बनेगी? इसी को हम लोग फेल्डस्पार रॉक्स या सियाल एक्सेट्रा कहते हैं। तो अपर क्रस्ट किसकी बनी होती है? फेल्सिक। तो ये हम लोग रॉक चैप्टर में इसे और फिर डिस्कस करेंगे। यहां पर अब इसके आगे मैग्मा पर हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने वोल्केनो पर काफी सारी चीजें देख ली, स्ट्रक्चर पर लिए, वोकैब पर लिए। वोल्केनो कहां कहां आते हैं? तो वोल्केनो हमें ज्यादातर प्लेट मार्जिन पर मिलते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? अब इसी से रिलेटेड और अगर कुछ बन जाता है, तो किसी ने पूछा रिंग ऑफ फायर, तो इसे हम आपको बता चुके हैं। अग्निव्रत के साथ याद आ रहा है? तो रिंग ऑफ फायर, इसके लिए अगर हम लोग क्या बना लें तो रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? द सर्कमफेरेंस ऑफ पैसिफिक ओशन is called ring of fire because of presence of large number of active volcanoes in the world। ये है। तो अब अगर हम लोग यहां पर ये मैप बना लें तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हो गया, कनाडा वगैरह, यूएसए। साउथ अमेरिका, ये हम लोग इक्वेटर खींच लेते हैं। अब यहां आ जाए, मात्रा, बोर्नियो, जावा, the islands, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड। साउथ में यहां हम लोग जानते हैं वही एंटार्कटिका होगा। हमने बस इतना सा रीजन ले लिया। चलिए, नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पहचान रहे हैं सभी लोग, और ये हमारा एशिया। इतने कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है। प्लेट बाउंड्री अगर हम लोग बना दें तो ये पैसिफिक प्लेट बाउंड्री है। यही पैसिफिक प्लेट बाउंड्री यहाँ टूट गई, एक और प्लेट बन गई कोकोस, यहाँ से टूट गई, प्लेट के अंदर ये यहाँ पर एक ऐसा टुकड़ा अलग हो गया, ये कहते हैं कोकोस प्लेट, नाज़का। और जब यहाँ आ जाते हैं, ज्यादा बड़ी बन गई थी, यहाँ हमें फिर एक प्लेट दिखाई देती है, इसी को हवाईयन प्लेट कहते हैं। तो प्लेट है बहुत बड़ी पैसिफिक, उसके अंदर छोटी प्लेटें हैं। ऐसे यहाँ चले जाएंगे तो छोटी सी प्लेट फिलीपींस की है ये। तो यहाँ हम कई नाम रख सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसका नाम क्या है, पैसिफिक प्लेट। ये प्लेट कहाँ जा रही है, इससे कन्वर्ज होने। इधर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी कहाँ गई, इस पैसिफिक प्लेट से कन्वर्ज होने। साउथ अमेरिकन प्लेट आती है जो कि कोकोस से और नाज़का प्लेट से कन्वर्ज होती है। अब इन सबको हम लोगों ने देख लिया, जहां जहां ये कन्वर्जेंस है, इसी को नाम दे दिया हम लोगों ने रिंग ऑफ फायर। ये है रिंग ऑफ फायर। दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, यही जो यहां पर लिखा है, हम लोग अब इसको चेक कर लें। रिंग ऑफ फायर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द पैसिफिक ओशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द एक्टिव वोल्केनोस इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा अगर हमें एक्टिव वोल्केनो कहीं दिखते हैं तो इसी रिंग में दिखते हैं, इसीलिए इस रिंग का नाम रिंग ऑफ फायर है, अग्निव्रत कहते हैं। फ्री में क्वेश्चन बनेगा कि वेयर इज द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड, रिंग ऑफ फायर कहां पर उपस्थित है। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है, एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द पैसिफिक ओशन। यस, रिंग ऑफ फायर इज ओनली इन द पैसिफिक ओशन, नॉट इन द इंटरनल पार्ट। यहां रिंग नहीं है, ये बाहरी हिस्सा है बस। तो रिंग ऑफ फायर इज ओनली द पेरिफेरी और द सर्कमफेरेंस ऑफ द पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर का जो अपना कारण है, व्हाट इज द कॉज। तो अगर हम कॉज की बात कर दें, इसका कॉज क्या है, क्यों बनी है, बताइए। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का अपना कारण क्या है। तो आप लोग जवाब दे देंगे कि बेनी ऑफ जोन है। और बेनी ऑफ जोन कहां होते हैं, एक और कॉन्टिनेंटल किनारा और दूसरा ओशनिक मार्जिन, दोनों कन्वर्ज करते हो। तो कॉज क्या है, तो व्हाट इज द कॉज। तो हम लोग अब यहां कॉज दिखा सकते हैं। ये हमने कह दिया ओशनिक बॉटम है, अंदर झुक गई। इधर हम लोगों ने कह दिया कि ये कॉन्टिनेंटल बॉटम है, सॉरी कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, इधर से ओशनिक मार्जिन है। अगर ये दोनों कन्वर्ज करते हैं तो यहां हम लोग क्या शो कर दें कि ये क्या है, ओशन। अब सपोज दैट कि ये यहां पर मैग्मा गलने लगे, ये मार्जिन गल जाए जो मुड़ के नीचे गया है, तो यहां से ये फूटेंगे यहां पर वोल्केनोज, वोल्केनोज। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहां से ये उठ रहा है मैग्मा, इज कॉल्ड बेनी ऑफ जोन। क्या है कॉज, आप समझ गए होंगे। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जेंस को ही कहते हैं हम। तो कन्वर्जेंस है, ये देखो, ये इधर या ये इधर मूव करे, ये प्लेट इधर, ये कन्वर्जेंस कहते हैं। और कन्वर्जेंस पर क्या बनता है, बेनी ऑफ जोन, यही समझा रहे हैं। तो अब अगर कॉन्टिनेंट है तो यहां हमें क्या दिखाई देंगे। तो अगर हम दूसरी संरचनाओं की बात कर लें, बिल्कुल सही, आप लोगों को समझ में आया। तो हमें यहां अब रॉकी दिखाई देंगे कॉन्टिनेंटल साइड पर, यहां हमें एंडीज दिखाई देगा। यहां अगर चले जाएंगे तो दुनिया भर के हमें वोल्केनिक आइलैंड्स दिखाई देंगे, सखालिन, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ryukyu, ताइवान, फिलीपींस, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स, और ये न्यूजीलैंड। ये हमें एक और यहां क्या मिलते हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स मिलते हैं, और बहुत गहरे गहरे ट्रेंचेस मिलते हैं। यहां देखिए, यूराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मिंडानाओ ट्रेंच। और यहां चले जाएं तो दिस इज द मारियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच। और 180 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो टोंगा ट्रेंच, कार्माडेक ट्रेंच। मेन प्रोसेस क्या हो गई, तो बेनी ऑफ जोन हमेशा कहां बनते हैं, जहां पर प्लेट मार्जिन आपस में कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं, अभिसरण होता है। और मिलने में भी सबसे बेहतर बेनी ऑफ जोन कहां मिलेंगे, जहां पर ओशनिक जो प्लेट होगी, यही है ना ओशनिक प्लेट मार्जिन, OCP, ओशनिक प्लेट। और इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये दोनों आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो रिंग ऑफ फायर भी आपने समझ लिया, इसका एग्जांपल समझ लिया, ये हमने पैसिफिक ओशन का। लेकिन यहां पर जब हमने कहा कि ये जो वोल्केनोस हैं, इनसे होशियार रहना, ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। ये हमने ग्रीन कलर से दिखा दिए, ये है हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स, हवाईयन द्वीप। हवाईयन आइलैंड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। लीजिए यहां पर एक दिन और आपको बताए थे,
Hawaiian Islands are not the part of रिंग ऑफ फायर। ये प्लेट के साथ हमने पढ़ा दिया था आपको। यहाँ हमने जब ये चैप्टर फिर से लिया तो इसे रिपीट कर दिया। नॉट द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, ये अग्निवृत्त का भाग नहीं होते क्योंकि यहां पर बेनी ऑफ जोन नहीं। तो पैसिफिक में जहां पर बेनी ऑफ जोन से बने हैं वही रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, और रिंग ऑफ फायर में ही दुनिया के सबसे ज्यादा वोल्केनो। यहाँ के तो वोल्केनो जैसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कहां पर हैं जो कभी शांत नहीं रहते, वही है हवाईयन आइलैंड्स। अब हम लोग अगली चीज यहां पर पढ़ लें, द टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखियों के प्रकार तो बहुत आधारों पर ज्वालामुखी बांटे जाते हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर टाइप है पढ़ने का हम लोगों के जीएस के लिए वो है ये एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, और जो एक्टिव भी नहीं डोरमेंट भी नहीं है वो है डेड वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, तीन मिले। एक्टिव वोल्केनो कौन से हैं? तो एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो है जो कभी भी शांत नहीं रहते। तो इनकी पहली विशेषता हो गई नेवर कीप साइलेंस, कभी शांत नहीं होते। कुछ नहीं करेंगे तो एटलीस्ट दे स्मोक, कम से कम ये धुआं तो उगलते ही हैं। जब बहुत शांत है तो भी धुआं उगलते रहेंगे। क्यों नहीं शांत होते हैं? कैरी थिन लावा, क्योंकि इनके अंदर पतला लावा है और पतला लावा बाहर आता रहता है, जल्दी से रुक नहीं पाता। इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वोल्केनोज। तो जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं वो कभी शांत नहीं रहते। उसका मूल कारण होता है कि इनका लावा पतला है। कौन सा लावा गाढ़ा होगा? हमारे पास तीन लावा है। कौन कौन से हमने आपको लावा बताए? तीन बताइए। कैल्सिक, मैफिक, अल्ट्रामैफिक। याद आया? यही तीन है। ये लावा कैसा है? बहुत गाढ़ा है, बड़ा चिपचिपा है, दिस इज विस्कस। ये कम गाढ़ा या चिपचिपा है, लेस विस्कस। और थिन लावा। अब बताइए सबसे पतला लावा कौन सा है जो अपने आप फटाफट रुकता नहीं है, चट्टानों की दरारों से भी निकल करके बाहर आता रहता है? तो सबसे जो थिनेस्ट लावा टाइप है, थिनेस्ट लावा टाइप इज अल्ट्रामैफिक। थिकेस्ट लावा टाइप इज फेल्सिक। मीडियम, नॉट टू मच विस्कस, नॉट टू मच थिक एंड नॉट टू मच थिन, दिस इज मैफिक। अब बताइए किस लावा में सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है? तो जो सिलिका कंटेंट है सबसे ज्यादा किस में है? कैल्सिक में। तो यहां हम लोगों ने पढ़ रखा है हाई सिलिका कंटेंट। यहां पर सिलिका कंटेंट ऊंचा है, तो यहां क्या है? तो सिलिका कंटेंट, यहां बालू की मात्रा, पिघली हुई बालू बहुत कम है, तो ये लो सिलिका कंटेंट है। इसमें जितनी ज्यादा सिलिका पिघली हुई होगी वो उतना ज्यादा चिपचिपा होगा, उतना ज्यादा गाढ़ा होगा। ये तो इनके पास किस तरह का होता है? दे कैरी द थिन लावा। इनके पास पतला लावा होता है और पतला लावा के कारण ये शांत नहीं रहते। तो अब आप समझ गए होंगे इनके पास कैसा लावा होगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन से वोल्केनो है? डोरमेंट वोल्केनो। तो इनकी अपनी खासियत क्या है डोरमेंट वोल्केनो की? ये कभी शांत नहीं रहते। दे बिकम साइलेंट फॉर द अनसर्टेन टाइम। और से सुनना, क्या हमने बताया? रिमेन साइलेंट फॉर अनसर्टेन टाइम। यही बड़े खतरनाक हैं। कब फूटेंगे, कब इरप्ट करेंगे, इन्हीं को पता है। तो दे रिमेन साइलेंट फॉर अनसर्टेन टाइम। और जब शांत होते हैं तो इस तरह से शांत होते हैं कि स्मोक भी नहीं उगलते। इवन स्मोकिंग इज स्टॉप। धुआं निकलना भी इनका बंद हो जाता है। यस, और ठीक बताया सुशांत ने, सडनली इरप्ट वायोलेंटली। बहुत सही, सडनली इरप्ट वायोलेंटली। और ये अचानक बहुत जोर से फूटते।
टीचर्स हो गए, यहां तक कि आप लोग अपने मेंस के एग्जाम में अगर कहीं डिफरेंस करने को आ जाए तो वहां भी कर सकते। हर एक चैप्टर, हर एक हेडिंग अपने पीछे वाले चैप्टर से लिंक रहती है। तो सडनली इरप्ट वायोलेंटली, ये क्या है? दे वर एक्टिव इन द पास्ट, नो वन हैज सीन देम इन द इरप्टिंग और एक्टिव स्टेट सिंस द डेज ऑफ सिविलाइजेशन। जब से सभ्यता और हमारा इतिहास है, से इनको किसी ने फूटते हुए नहीं देखा। क्रेटर बना है या काल्डेरा बना है, कौन बनी है, तो ये वोल्केनो जैसे खड़े हैं, लेकिन इनको आज तक मानव की सभ्यता में किसी ने इन्हें फूटते नहीं देखा। तो दे वर एक्टिव इन द पास्ट, तो ये पहले कभी एक्टिव थे। एक्टिव इन द पास्ट, तो आरंभ में ये कभी एक्टिव थे। नो वन हैज सीन देम एज इरप्टिंग वोल्केनो, कब से किसी ने इन्हें नहीं देखा? सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी किसी इतिहास की किताब में भी इनका नाम नहीं लिखा है कि हमने साहब फूटते हुए देखा। ये हैं यहाँ के मुख्य जो अंतर हैं, तो ये हो गए। तो दीज आर द डेड वोल्केनोज। और डेड वोल्केनोज क्या होते हैं? जिनको कभी किसी ने इरप्ट होते नहीं देखा। इनके पास वोल्केनिक स्ट्रक्चर है, जैसे आपके घर में गाड़ी है तो इंजन है, सब कुछ है, लेकिन किसी ने चलते नहीं देखा, स्टार्ट होते नहीं देखा। यस, डोरमेंट वोल्केनो एंड डोरमेंट एनेमी बोथ आर डेंजरस। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो कब इरप्ट हो जाएंगे ये उन्हीं को पता। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है टाइप पर। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो किसके हैं? हवाईयन के। तो यहां लिख लो, हवाईयंस आर मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। हवाईयन volcanoes are most active volcano of the world। तो हवाईयन द्वीप दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्योंकि इनका लावा पतला है। और पतला लावा कैसा होगा? तो अब बताइए, जो हवाईयन वोल्केनो की रॉक्स हैं वो किस प्रकार की रॉक्स होंगी? आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, इतना सबने लिख लिया। और कहां मिलते हैं? हवाईयन के अलावा ये जो वोल्केनो हमें मिलते हैं, दूसरा इनका एरिया है रिंग ऑफ फायर में खूब मिलते हैं। ये नहीं कि रिंग ऑफ फायर के सभी वोल्केनो एक्टिव है। रिंग ऑफ फायर में हमें डोरमेंट भी मिल सकते हैं। रिंग ऑफ फायर में हमें डेड वोल्केनो पुराने भी मिल सकते हैं, जो जाने पता नहीं कब से नहीं फूटे। लेकिन जो सबसे एक्टिव वोल्केनो है वो आपके मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज आर द हवाईयन आइलैंड। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? डोरमेंट के। तो डोरमेंट वोल्केनो के जो एग्जांपल्स हैं, तो इटली में एक है माउंट वेसुवियस। और ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, बस उतना इतने से कि आपका काम हो जाए। माउंट वेसुवियस। दूसरा आपको क्या बताया कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर माउंट अकनकागुआ। इनसे कौन सा मैग्मा निकलता होगा? तो एक्टिव वोल्केनो से हमें कौन सा मैग्मा दिखाई दिया था? बताइए। अल्ट्रा मैफिक। और कौन से हो सकते हैं पतले में? मैफिक। ये कौन सा मैग्मा उगलेंगे? तय हो चुका, सबसे गाढ़ा वाला मैग्मा जो पाइप में जम जाता होगा, दे रिलीज द फेल्सिक मैग्मा। क्योंकि जितना गाढ़ा होगा उतना चिपचिपा होगा, और जितना चिपचिपा होगा वोल्केनो की जो पाइप होगी वो बड़ी जल्दी से चोक हो जाएगी। जैसे ये वोल्केनो है, ये इसका पाइप है, और इस पाइप से जितना गाढ़ा मैग्मा जाएगा ऊपर की ओर, वो ठंडा और ठोस होकर के इस पाइप को एक इरप्शन के बाद दूसरे इरप्शन के लिए ब्लॉक कर देगा। सॉलिड मैग्मा। सॉलिड मैग्मा को क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक। और जब अंदर से ये मैग्मा यहां से जोर लगाएगा, भाई साहब हटो पिघलो, तो ये रोकेगा और फिर सडनली फूटता है। हाँ, थोड़ा और बड़ा भी लिख देंगे, ये पढ़ने में नहीं आ रहा क्या? तो काफी इंफॉर्मेशन थी स्क्रीन पर, हमने एक पर ही लिंक किया जिससे कि कई चीजें आप लोग रिलेट कर ले। थोड़ा और बड़ा कर देंगे। तो ये क्या है? वोल्केनो। तो किसने रोक दिया वोल्केनो को फूटने से? तो वोल्केनो के इरप्शन को रोक दिया फूटने से। ये कौन सा मैग्मा गया था? फेल्सिक। और फेल्सिक हमेशा गाढ़ा मैग्मा होता है, विस्कस मैग्मा, चिपचिपा मैग्मा। और विस्कस मैग्मा की बदौलत जो पाइप होती है वोल्केनो की, वो चोक हो जाती है, और फिर इसे टाइम लगता है अंदर ही अंदर फूटने में। लोग समझते हैं कि शांत बैठा है, शांत नहीं है, अंदर अंदर पक रहा होता है, फटाक से फूटेगा। दिस इज द डोरमेंट वोल्केनो। वो जो कभी थे एक्टिव, पास्ट में, आज नहीं है, उनको सिंपल हमने क्या कह दिया? डेड वोल्केनोज। हम लोगों से ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो दुनिया के एक्टिव वोल्केनोज से और डोरमेंट वोल्केनोज के क्वेश्चन बनते हैं।
ये इनमें से ज्यादातर वोल्केनो आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। अल्टा मैफिक और मैफिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेसाल्टिक लावा और मैग्मा, यही बेसिक है। अब यही आप लोगों ने एक साथ कई चीजें लिख ली। ये चार्ट आप लोगों के पास पहुंचेगा, रिवाइज करते रहेंगे। अब हम आपको अगले पेज पर लेकर चलते हैं। देख लें, इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी। बड़ा लिख दें, इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। अब इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड को समझने के लिए हम लोगों को वर्ल्ड मैप पर जाना पड़ेगा। चलिए यहां से बना लेते हैं अभी। ये अफ्रीका बन गया। तो ये यूरोप, अब हम इंपॉर्टेंट वोल्केनो की बात कर रहे हैं तो यहां हमने बताया, सबको याद आ गया होगा, माउंट एटना, सिसिली आइलैंड, हाँ डक्कन ट्रैप भी बहुत पहले कभी बना है। तो डक्कन ट्रैप पर हमें कैसे वोल्केनो मिलेंगे? डेड वोल्केनो मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही समझा, क्योंकि डक्कन ट्रैप क्रेटेशियस काल में बना था, तब मानव धरती पर नहीं थे और उस समय डायनासोर थे, और जब ये वोल्केनो फूटे तो डायनासोर का अंत हो गया। उस समय की बात है। तो अगर हमारे यहाँ महाराष्ट्र वगैरह में क्रेटर लेक दिखती है, जैसे लोनार दिखती है, तो लोनार बताता है कि यहाँ ज्वालामुखी था, लेकिन आज वो एक्टिव नहीं है, तो वो डेड वोल्केनो के एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक, आप लोग सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही कनेक्ट कर रहे हैं। माउंट एटना हो गया। माउंट एटना कैसा है? एक्टिव है। यही इसी के पास स्ट्रोम्बोली है, दूसरा वोल्केनो, इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। लेकिन यहीं पर जो तीसरा वोल्केनो है, ये माउंट वेसुवियस इटली का, ये डॉर्मेंट है। ऐसा ही है, डॉर्मेंट। माउंट वेसुवियस डॉर्मेंट है, स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना, दोनों कैसे हैं? एक्टिव है। यहां आ जाए तो हमें कैस्पियन सी दिखाई दिया, और कैस्पियन सी के पास भी हमें एक एक्टिव वोल्केनो मिला। बताइए कौन सा था इटली में? दो नाम हमने आपको इटली के वोल्केनिक माउंटेन बताए थे, एक को सुल्तान और दूसरा इटली के, हमने सॉरी ईरान के दो वोल्केनो बताए थे। नाम बताइए आप लोग। डी से नाम है, काफी हिंट कर दिया मैंने। माउंट देमा वन, बहुत सही। माउंट देमा वन, ईरान। कैसा है ये? एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन यहीं पर एक पुराना पड़ा हुआ है, जिसे कोह ए सुल्तान कहते हैं, ये भी ईरान में है, बट इट इज डेड। ये मृत ज्वाला हो गया। अब हम लोग इससे और आगे चलें, इंडिया आ गए। इंडिया में ज्यादातर हमें डेड वोल्केनो मिलते हैं। तो यहाँ लिख दिया, कौन? लातूर और इन सबके आसपास एक लेक बताई थी महाराष्ट्र में। ये कौन सी लेक? जिसे हमने क्रेटर लेक भी कहा था कल के ही लेक्चर में। और डक्कन ट्रैप पूरा। तो इंडिया में ज्यादातर कैसे वोल्केनो है? डेड है। इंडिया में केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो हमारे अंडमान के पास है। ये अंडमान आइलैंड्स हैं, ये यहाँ निकोबार, यहाँ अंडमान आइलैंड के पास है, इज द माउंट बैरन। माउंट बैरन इज एक्टिव। इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएं, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, और ये यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट में बैठा है इंडोनेशिया का क्रेकातोआ, माउंट क्रेकातोआ, इट इज ऑल्सो एक्टिव। क्लियर हुआ? ये करते जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका में आ जाएं तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो, ये भी एक्टिव। ये हम लोगों ने देख लिए। अब अगर इसी में हम लोग ये इक्वेटर के पास आ जाएं तो यहाँ बना लेंगे क्या? साउथ अमेरिका। ये यहाँ से बन गया हम लोगों का सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बन गया वर्ल्ड मैप। ये हमारे एक्टिव वोल्केनोज हो गए। अब हम लोग इसी के सामने जब यहाँ जाएंगे तब हम किसी बना लें,
ऑस्ट्रेलिया, वो जो हिस्सा वहां बनाया है, अब इसे को दो बार बना लें। ये इंडिया की तरफ से आया, ये मलय पेनिनसुला और ये हो गए। अभी हमने यही रिंग ऑफ फायर बनाया था, यही सुमात्रा बोर्नियो बन गया। अब हम लोग यहां आ जाएं तो इधर सदर्न न्यूजीलैंड में माउंट कुक कैसा है, एक्टिव। यहां पर चले गए फिलीपींस में, फिलीपींस में हमने आपको माउंट मेयोन कैसा था, एक्टिव। यहां जापान में आ जाएं, माउंट फ्यूजिसान कैसा है, एक्टिव। यहां चले जाएं अलास्का में, माउंट रेंगला कैसा है, एक्टिव। यहां आ जाएं माउंट रेनियर कैसा है, एक्टिव। यहां आ जाएं माउंट पोपोकेटेपेटल, पोपोकेटेपेटल मैक्सिको में, एक्टिव। यहां चले गए कोटापेक्सी, एक्टिव। और भी बहुत सारे यहाँ। यहां आ गए माउंट अकनकागुआ कैसा है, एक्टिव। ये एंटार्कटिका की ओर यहां पड़ा है, इसकी सेल पर पूछा नहीं जाता है, कभी पूछते हैं। माउंट इरेबस भी एक्टिव। तो हम लोग अगर यहां अब एक्टिव वॉल्केनो को कलर से दिखा दें, एक्टिव, 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 ये सभी हमने एक्टिव दिखा दिया। हो गया। तो इस तरीके से पूरा ये वर्ल्ड मैप यहां बना लिया। कुछ एक्टिव वॉल्केनो हमें यहां भी दिखाई देंगे। तो यहां ये क्या है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के बगल में ये क्या है, आइसलैंड। और आइसलैंड पर ये जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, माउंट हेक्ला एक्टिव। तो यहां आ जाएं तो कैरिबियन आइलैंड्स हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में भी बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, कैरिबियन आइलैंड। ऐसे ही जहां डाइवर्जेंट मार्जिन है उतना डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर भी हम लोग अपना ये काम इतना कर सकते हैं, इतना वर्ल्ड मैप बना लेंगे, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इतने फीचर्स हो गए, सबको हम लोग इन सबसे दिखा दें। तो जितने ये हम लोगों ने एक्टिव हैं, इनको ऐसे मैप पर हाईलाइट कर दें ताकि आप हमेशा पढ़ पाए। हो गया। नाउ कम टू डोरमेंट। ये डोरमेंट है। डोरमेंट में आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं, इन्हीं से काम हो जाएगा, अपने आप याद होगा। ये डेड है। हो गया। तो अब अगर आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। हो गया। तो दिस इज द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। लोग चाहें तो वर्ल्ड के इस हिस्से को भी कंप्लीट करके जा सकते हैं। ये वही पार्ट यहाँ बना है, यहाँ से कहीं से भी आप रिलेट कर लें तो आपका ये काम हो जाएगा। मैच करने वाले क्वेश्चन यहाँ कभी भी हो सकते हैं। तो देयर इज नो एक्टिव वोल्केनो, ऐसी भूमि जहां कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इज द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है यहाँ कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो एक्टिव वोल्केनो, यहाँ कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं वो ये हैं, यही है हवाईयन आइलैंड्स। इनको लिख दीजिए मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज। इनमें जो बहुत फेमस है उसका नाम क्या है, माउंट किलावी। माउंट किलावी क्या है, द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट किलावी, कहाँ स्थित है, हवाईयन आइलैंड्स। ये है हवाईयन आइलैंड्स। यहीं पर मोना लोआ, मोना की, ये बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें जिससे कि ये याद रहेगा। मोना लोआ, मोना की, किलावी आर द वोल्केनोज ऑफ
ये कहाँ के ज्वालामुखी हैं? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, वैसे डी चिली। बताइए। मोना लोआ, मोना की, किलावी आर द वोल्केनोज ऑफ। ये कहाँ के ज्वालामुखी हैं? चार ऑप्शन हमने दे रखे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चिली। क्या आंसर होगा? यस, आंसर इज द यूएसए, क्योंकि हवाईयन आइलैंड्स के ये हैं। और हवाईयन आइलैंड्स किसका यूनियन टेरिटरी है? तो हवाईयन आइलैंड्स आर द यूनियन टेरिटरी ऑफ यूएसए। आंसर आप ठीक कर देंगे, यूएसए। नीचे नोट हो जाएगा। क्या क्या बताया? मोना लोआ, मोना की, किलावी are the volcanoes of Hawaiian Islands. Hawaiian Islands क्या है? The UT of Union Territory of USA, United States of America. अब तो नहीं भूलेंगे, इतना काफी। साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर नोट कर ली। तो हम लोगों ने वोल्केनो, उनके टाइप्स, उनसे बनने वाला मैटर। अब जब वोल्केनो फूटते हैं तो वोल्केनो किस तरह की रॉक को बनाते हैं? तो वोल्केनो मेक द प्राइमरी रॉक एंड दिस प्राइमरी रॉक इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक। यार इससे ज्यादा अब हम लोग वोल्केनो पर डिस्कस नहीं करेंगे, काफी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अर्थक्वेक पर। एक चीज और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अर्थक्वेक पर आते हैं, तो और आसानी रहेगी हम लोगों को। यहाँ जो वर्ल्ड मैप हम लोगों ने अभी देखा, तो अगर हम प्लेट मार्जिन देख लें तो ये तो रिंग ऑफ फायर हो गया, इसमें हमें ये वोल्केनो दिखाई पड़े। इसके अलावा ये भी बेल्ट हो गई, कन्वर्जिंग बेल्ट। कन्वर्जिंग बेल्ट में यहाँ हिमालय क्षेत्र में वोल्केनो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट मार्जिन दूसरे के नीचे नहीं जा पाता है। तो कन्वर्जिंग बेल्ट में ही हमें ज्यादातर दुनिया के वोल्केनो मिलते हैं। हमें डाइवर्जिंग बेल्ट में भी वोल्केनो मिलते हैं। डाइवर्जिंग बेल्ट हम लोग जानते ही हैं, ये रिज है, सबको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिज वैल्यू। तो प्लेट बाउंड्री से हमेशा इसे रिलेट करके चलना। तो लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जाएगा तो हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में जो सबसे ऊंचा वोल्केनो है वो ये है, माउंट अकनकागुआ। लिख दो, हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, इससे और कोई ऊंचा नहीं। एक्टिव में कौन हाईएस्ट है? लेकिन ये एक्टिव नहीं है, अकनकागुआ डोरमेंट है। एक्टिव में अगर कोई हाईएस्ट पूछे तब आप कोटापेक्सी करेंगे। तो विच वन इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड? दिस इज द कोटापेक्सी। बट द सारी कैटेगरी में सबसे ऊंचा अगर हम वोल्केनो की बात करेंगे तो दैट इज अकनकागुआ। ऑलराइट, और कोई डाउट? अब हम लोग जरा चलें नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसकी ओर हम लोगों को बढ़ना था। यहां जाएं तो हम लोगों का जो चैप्टर है आज का क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप। तो अर्थक्वेक्स किन्हें कहा जाता है? सबने पढ़ रखा है, धरती का हिलना डुलना, धरती का कांपना क्या है? भूकंप है। तो शेकिंग और ऑसिलेटिंग ग्राउंड इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। कांपती हुई धरती या दोलायमान धरती को ही हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। शेकिंग और ऑसिलेटिंग ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ये जब धरती कांपती है तो इस तरह से बिल्डिंग्स धराशायी होती है। क्लियर? समझ गए होंगे कि ये हिमालय पर्वत क्षेत्र का, यानी कि कश्मीर वगैरह का ये सीन है जो अर्थक्वेक, कश्मीर अर्थक्वेक को बताता है। तो क्या है अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? इट इज अ नेचुरल फिनोमिना बट मे बी इंड्यूस्ड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो अर्थक्वेक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु इसे मानवजनित क्रियाएं भी सक्रिय कर सकती हैं, उत्तेजित कर सकती है, आहूत कर सकती है। जो शब्द अच्छा लगे हम लोग कह सकते हैं, उनके द्वारा यह प्रेरित हो सकता है। तो अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेटिंग एनर्जी। है क्या अर्थक्वेक? वास्तव में अर्थ के अंदर जो है कंपन ऊर्जा जनरेट होती है, वाइब्रेटिंग एनर्जी कमिंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी सतह के नीचे से आने वाली ये कंपन ऊर्जा है। तो इस कंपन ऊर्जा की साइंस को क्या कहा जाता है? द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी। अर्थक्वेक के विज्ञान को ही हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। एंड इट्स वेव्स आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स, और इसकी तरंगों को हम लोग भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ये सब चीजें आपके पास रिटन नोट्स में पहुंच जाएंगी। सिंपल समझ गए कि अर्थक्वेक क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे मानव भी आहूत कर सकता है, मानव भी निमंत्रण देता है अपनी वैकासिक गतिविधियों के द्वारा।
हो गया। तो हम लोगों ने एक इंट्रो बात की किसकी, अर्थक्वेक की। अगर हम लोग बात करें अर्थक्वेक में तो ये कह सकते हैं कि ये क्रस्ट है, द अर्थ क्रस्ट। हम लोग किसी अर्थ क्रस्ट पर रहते हैं और अर्थ क्रस्ट में यहां अंदर ये वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट हो गई। अब यहां से ये वाइब्रेशन एनर्जी मूव करेगी इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये वाइब्रेशन एनर्जी जहां से मूव करती है तो इस प्लेस का हमने क्या नाम लिखाया था, आप लोगों को याद होगा, फोकस। अब मान लो सरफेस पर ये वाइब्रेशन एनर्जी पहुंच गई यहां, तो इसे हम एपिसेंटर कहते हैं। और यहां से अब ये वाइब्रेशन एनर्जी फैलती है वेव्स के रूप में, वेव्स के रूप में ये चल रही वाइब्रेशन एनर्जी। तो यहां क्यों फोकस पर ये वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट हुई, क्योंकि यहां अंदर से क्या पड़ा होगा, कोई धक्का या डिस्टरबेंस। तो दिस इज द इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण ये वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, किसी ने टेबल में धक्का लगा दिया तो हाथ हिल गया, तो ये फोर्सेस हैं और इन फोर्सेस से इंटरनल डिस्टरबेंस होता है। और इंटरनल डिस्टरबेंस से जो एनर्जी मूव करती है, जहां पर एनर्जी जनरेट होती है उसे हम फोकस कहते हैं, और जहां पहुंचती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। तो इस प्लेस को क्या कहा जाएगा, एपिसेंटर। ये फोकस हो गया, वो एपिसेंटर हो गया। तो किसी ने पूछ लिया व्हाट इज फोकस। फोकस क्या है, द ऑरिजिन पॉइंट ऑफ द सीस्मिक एनर्जी, origin point of seismic energy। seismic energy means earthquake energy। तो जहां पर भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न हो उसी को हम फोकस कहते हैं। अब किसी ने पूछा व्हाट इज द एपिसेंटर, तो फोकस का एक और नाम है, क्योंकि ये नीचे होता है हमेशा अर्थ के सरफेस के नीचे, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर। तो ऊपर टॉप पर जो होता है इट इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो अब एपिसेंटर क्या है, द प्लेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर सीस्मिक वेव्स इन्हें हम लोग चूंकि पृथ्वी के अंदर से आती हैं तो कौन सी वेव्स बोलते हैं, बॉडी वेव्स रीच फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम फोकस। और फोकस कहां होगा, हमेशा अंदर। तो एपिसेंटर किसे कहा जाएगा, तो एपिसेंटर वो स्थान सरफेस पर होता है, तो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी की सतह है और ये सब क्या है, पूरा, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर जो एनर्जी पहुंचती है इस जगह पर सबसे पहले बॉडी वेव्स के रूप में, उसी प्लेस को एपिसेंटर कहते हैं। तो ये दो शब्द हम लोगों ने सीख लिए, इनका आगे हम लोग यूज करेंगे। आप देखें बात क्या बताई गई है, तो वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तरंगें। तो वेव्स ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो वेव्स ऑफ अर्थक्वेक आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो अर्थ के अंदर से आती हैं दे आर कॉल्ड बॉडी वेव्स, और जो अर्थ के सरफेस पर जन्म लेती हैं इन्हें हम कहते हैं सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स हैं इनको हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। तो बॉडी वेव्स हैं क्या, पहले डिफाइन कर लें। दो सीस्मिक वेव्स which originate at the hypocenter, हाइपोसेंटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। ऐसी बॉडी वेव्स जो भूगर्भ में फोकस पर जन्म लें उन्हीं को हम बॉडी वेव्स कहते हैं। तो किसी ने पूछा सरफेस वेव्स क्या है, तो आप कहेंगे सरफेस वेव्स दो सीस्मिक वेव्स, वो भूकंपीय तरंगे हैं। सीस्मिक वेव्स मतलब भूकंपीय तरंगे। ऑरिजिनेट, ये कहां से ऑरिजिनेट करेंगी,
एट एपिसेंटर ये एपिसेंटर पर ऑरिजिनेट होते हैं। इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी वेव्स। तो सबसे पहले एपिसेंटर पर पहुंच जाए, सबसे पहले जनरेट हो फास्टेस्ट स्पीड वाली। दूसरा सेकेंडरी वेव्स, तो जो पी के पीछे पीछे चलते हुए सरफेस तक पहुंचे वो सेकेंडरी वेव। पहले पहुंच गई वो फर्स्ट यानी प्राइमरी। अब इन दोनों ने जब अपनी एनर्जी दे दी तो इन दोनों से दो वेव्स बने। एक को पहचाना मिस्टर रेले ने, दे आर कॉल्ड रेले वेव्स। और दूसरा है जैसे मिस्टर लब ने पहचाना, दे आर लब वेव्स। ये हो गया। तो प्राइमरी वेव की बदौलत इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो बेसिकली इन्हें हम पी वेव कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म दे आर कॉल्ड पी वेव्स। द शॉर्ट फॉर्म दे आर कॉल्ड एस वेव्स। And in the short form, these are called L waves, also known as the long waves. इन्हें हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। तो ये इनके नाम बहुत पॉपुलर हैं। कौन कौन से नाम इनके ज्यादा पॉपुलर हैं? पी वेव्स, एस वेव, एल वेव। पी वेव मींस द प्राइमरी वेव्स, एस वेव मींस द सेकेंडरी वेव्स। इनको रेले वेव्स ही कहते हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं? सरफेस वेव्स के अंतर्गत ही आते हैं। इनको लॉन्ग वेव कुछ लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग लब वेव्स बोलते हैं, और इन्हें एल वेव्स भी कहा जाता है। तो उनका नाम था साइंटिस्ट का मिस्टर लब, इसलिए इन्हें लब वेव कहा जाता है। वो लब वेव्स नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि नुकसान यही सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं। तो ये जो वेव्स हैं जिन्हें लब वेव्स कहा जा रहा है, आप लोग यहां बड़ा स्पष्ट लिख लें, यही क्या है? क्रस्ट को सबसे ज्यादा तोड़फोड़ यही करते हैं। धीरे धीरे ये चलते हैं और तोड़ते रहते हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाने वाली वेव्स हैं वो है एल वेव। यस, नथिंग, ये लब डिस्ट्रॉय। ऐसे भी कर सकते। फास्टेस्ट कौन है? प्राइमरी। तो दीज आर द फास्टेस्ट वेव। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सीस्मिक वेव है। ये समझ लें, लाइट से भी ज्यादा फास्ट है, इसलिए सीस्मिक लिखे दे रहे हैं। फास्टेस्ट सीस्मिक वेव सबसे तीव्र है। अगर इन सबके हम नेचर की बात करें तो जिधर एनर्जी दौड़ती है उसी डायरेक्शन में प्राइमरी वेव्स भी दौड़ते हैं। लेकिन अगर एनर्जी ऐसे सरफेस पर फैल रही है तो ये वेव्स वर्टिकली चलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग अब यहां समझना चाहें तो ये कहेंगे कि ये मान लो क्रस्ट, और क्रस्ट पर हमने कहा कि वेव्स जो है वो दौड़ रही है, एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये एनर्जी, तो ये वेव्स भी इन्हीं के डायरेक्शन में मूव करेंगी। ये कौन सी वेव्स हैं? पी वेव। तो पी वेव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। पी वेव्स ये हमेशा मूव करते हैं किस डायरेक्शन में? मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी चलेगी उसी डायरेक्शन में ये वेव भी चलते हैं। लेकिन ये वेव हैं कैसे? साउंड की तरह कंप्रेस और रिलैक्स करते हैं, सिमिलर टू साउंड वेव्स। ये ध्वनि तरंगों जैसे होते। हमने इसकी बात कर दी यहां अलग से। दिस इज अबाउट द पी वेव। तो पी वेव स्वभाव में बिल्कुल साउंड जैसी होती हैं और एनर्जी के डायरेक्शन में ही मूव करती हैं। तो पी वेव क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं और रिलैक्स करते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। इसीलिए ये रॉक में हल्के मैटर को एक ओर ले गई, डेंस मैटर दूसरी ओर छूट गया। ये रॉक में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, और जब डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगी तो रॉक चटक जाती है, और जब रॉक चटकेगी तो फ्रैक्चर बढ़ेंगे, और अगर भारी रॉक बन गई तो भारी रॉक टूट करके नीचे जाएगी और हल्की रॉक ऊपर उठेगी। तो फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग बहुत कराते हैं कौन? प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी वेव्स बेसिकली इंड्यूस और एक्सीलरेट्स द फॉल्टिंग, क्योंकि प्राइमरी वेव्स का जो स्वभाव है वो कंप्रेस करते हैं साउंड की तरह। जैसे जो हमारे सामने बैठा है, पास में बैठा है, उसे मेरी आवाज ज्यादा तीव्र सुनाई देती है, ज्यादा फास्ट इंटेंसिटी की होती है, और जो जितना दूर बैठा होता है उसे हमारी साउंड कम इंटेंसिटी की सुनाई देती है। डॉपलर इफेक्ट की तरह ये काम करते हैं, कहीं कंप्रेस और रिलैक्स। तो इन वेव्स का काम है क्या?
कंप्रेशन भी कराती हैं, चट्टानों को बहुत संपीड़ित कर देती हैं और चट्टानों को फैला भी देती हैं, रिलैक्सेशन भी करती है। बाकी जो वेव्स हैं, ये जो 3 बची, ये तीनों वेव्स हमेशा, जो भी यहां तक, इनका एक ही काम है कि जो एनर्जी मूव करे उससे परपेंडिकुलर मूव करते। तो ये वेव्स हमेशा परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो चाहे सेकेंडरी वेव्स हो, चाहे रेले वेव्स हो, चाहे लब वेव्स हो, ऑल दीज वेव्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। इनका जो प्रोपोगेशन होता है वो हमेशा एनर्जी से 90 डिग्री पर होता है। तो ये क्या करते हैं, चट्टानों में टीयर एंड वियर इफेक्ट लाते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं काटना छीलना, टीयर इफेक्ट भी कहा जाता है। इसीलिए सेकेंडरी वेव्स का दूसरा जो नाम होता है, तो सेकेंडरी वेव्स आर आल्सो कॉल्ड टीयर वेव्स। ये चट्टानों को काटती हैं ऐसे, टीयर वेव्स। और ये क्या करेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव तो है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये वेव्स लब वेव्स हैं, ये झूला झुलाती है। तो अर्थ सरफेस पर जो सबसे कम स्पीड होती है वो इन्हीं की होती है। दीज आर द स्लोएस्ट, ये सबसे धीमी वेव्स हैं। तो अब अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में कौन ज्यादा रहेगा? वेव्स हैं, डिस्ट्रॉय तो करेंगे। बताइए सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में कौन होगा? आप लोग जवाब दीजिए। कौन सी वेव अर्थ सरफेस पर या क्रस्ट को जल्दी पार करेगी? जो फास्टेस्ट होगी। और जब जो फास्टेस्ट होगी, जल्दी पार करेगी, तो वो डिस्ट्रॉय भी कम करेगी। जैसे हमने कहा कि कोई एक ग्लास विंडो है और ग्लास विंडो पर आपने एक फास्ट बुलेट फायर कर दी किसी बंदूक वगैरह से, गन से, तो उसने एक छोटा सा छेद किया। लेकिन अगर आपने धीमी चाल से जाकर के बड़ा पत्थर विंडो पर मार दिया तो पूरी विंडो चटक जाती है, क्रैक कर जाती है। तो जो कांटेक्ट टाइम है, कांटेक्ट एरिया है, वो किसका बड़ा है? वो सबसे बड़ा होता है लब वेव्स का। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। और जिनकी स्पीड जितनी फास्ट होगी वो क्रस्ट से कम कांटेक्ट करेंगे, और जब कम कांटेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत कम होगा, तो हाई एनर्जी होगी। तो अगर इन सबका हम लोग कंपैरेटिव चार्ट की बात करेंगे कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, रेले वेव्स, इसमें बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, वेव्स पढ़ लिया। अब बात आती है कि वेव्स को हम जानते कैसे हैं, यानी जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसे अभी ये हमने हाथ पर हाथ रख लिया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम अपने हाथ पर हाथ चलाएं तो फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो साउंड क्रिएट होता है। साउंड यानी कि डिस्टर्बेंस एनर्जी, सुना होगा। आपको हम एक और सिंपल एग्जांपल बता दें। वो सिंपल एग्जांपल क्या होगा कि ट्रेन चलती देखी आप सबने, तो जब ट्रेन अपनी पटरियों पर चलती है तो पटरियों पर ट्रेन और जो रेल की पटरी है और जो उसके पहिए हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और उस फ्रिक्शन से एक वाइब्रेटिंग एनर्जी जनरेट होती है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर जहां खड़े होते हैं उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। तो वस्तुतः जो क्रस्ट के या अर्थ के जो अंदर होता है, तो जब एक रॉक ब्लॉक मूव करता है विद इन द क्रस्ट, तो वो दूसरे रॉक ब्लॉक से रगड़ता है, और जब रॉक ब्लॉक से रगड़ेगा तो वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट होती है, एंड दैट वाइब्रेशन एनर्जी इज द सिस्मिक एनर्जी। सारांश, कंक्लूजन हमें यही बताना था। तो जरा कंक्लूजन पर आप लोग आ जाएं और लिख लें क्या कंक्लूजन बना। निष्कर्ष क्या निकला? व्हेन अ रॉक ब्लॉक मूव, ठोस होगा, रॉक होगा तो ठोस होगा, इनसाइड द अर्थ it cause friction with other blocks of the contact, other blocks in the contact। तो इस ब्लॉक के संपर्क में जितने ब्लॉक होंगे, अगर ये मूव करेगा तो उससे ये रगड़ेगा, और जब फ्रिक्शन होगा, द फ्रिक्शन फोर्स जनरेट द वाइब्रेटिंग एनर्जी, और यही जो घर्षण फोर्स है, यही कंपन ऊर्जा को जन्म देता है, वाइब्रेटिंग एनर्जी। द पॉइंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वाइब्रेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? फोकस। तो अब हम लोग यहां देख लें कि सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, एक रॉक ब्लॉक है अर्थ सरफेस के नीचे, और इसके पड़ोस में ये दूसरा एक रॉक ब्लॉक रखा है। मान लो ये रॉक ब्लॉक चल पड़े, तो जैसे ही चलेगा तो अब इस रॉक ब्लॉक और इनके बीच यहां फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। तो यहां ये जो फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो इसी फ्रिक्शन के कारण इस जगह से अब एनर्जी फैलना शुरू कर देगी।
चारों, तो दैट पॉइंट वुड बी नोन एज द, अब इसी पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। कि हमने कहां की बात करी, तो ऑल दिस इज हैपनिंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सब पृथ्वी के सतह के नीचे है। अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, दीज आर द फॉल्ट्स। वास्तव में भूकंप के लिए चट्टानी टुकड़ों का आपस में टूटना ही मूलतः उत्तरदायी है। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, और कल इन सबको फिनिश करके हम लोग वर्ल्ड की दूसरी फीचर्स पर भी बात करेंगे। तो कल आपका संडे है, तब तक आप लोग इसे रिवाइज कर लेंगे, और मंडे को हम लोग वर्ल्ड फीचर्स के जितने की फीचर्स हैं उन्हें फिनिश कर लेंगे, और हम लोग एटमॉस्फेयर की ओर मूव करेंगे। क्लियर? तो फॉर टुडे इट इज ओवर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। आगे हम लोग